हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिसोदिया वंश पढ़ रहे थे और सिसोदिया वंश का पिछला वीडियो है वो महाराणा उदय सिंह पर था और हमने उसमें पढ़ा था कि होली के दिन 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, महाराणा उदय सिंह जो थे, महाराणा उदय सिंह, उनके 3 मुख्य रानियां थीं, जिसमें से एक का नाम धीरबाई था, एक का नाम जयवंताबाई और तीसरी का नाम दोस्तों छज्जाबाई था। और इनके रूप में इनके मुख्य पुत्र हम देखें तो धीरबाई का जो पुत्र था उसका नाम था जगमाल। और दोस्तों, जयवंताबाई का जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप। और छज्जाबाई का जो पुत्र था उसका नाम था शक्ति सिंह। दोस्तों, जब गोगुंदा में दाह संस्कार हो रहा था महाराणा उदय सिंह का, उस समय जगमाल गायब था। और दोस्तों, जो महाराणा उदय सिंह है वो इस धीरबाई भटियाणी महारानी के प्रभाव में ज़्यादा थे, इसलिए वो अपना उत्तराधिकारी है वो जगमाल को नियुक्त कर गए थे। लेकिन दोस्तों, बड़ा जो था पुत्र वो प्रताप था। इसलिए दोस्तों, जो इनके सेनापति और सामंत थे उन सब ने निर्णय किया कि जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को ही महाराणा उदय सिंह का अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। 28 फरवरी 1572 के दिन गोगुंदा में, ये स्थान आपको याद रखना है, गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, सर्वप्रथम यहीं पे राज्याभिषेक हुआ, फिर बाद में कुंभलगढ़ में भी होगा। तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि महाराणा प्रताप का सबसे पहले राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम महाराणा प्रताप की बात शुरू करते हैं। मैं मिटा देता हूं ये। दोस्तों, महाराणा प्रताप इनके पिता का नाम और माता का नाम आपको पता लग गया है। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई। और दोस्तों, इनका जन्म यदि हिंदी तारीख देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और विक्रमी संवत 1597 और दिन रविवार। यदि हम अंग्रेजी तारीख देखें तो इनका जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इनका जो जन्म है, इनका जन्म कुंभलगढ़ किले में जो कटारगढ़, जिसके बारे में अब्बुल फजल ने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। कटारगढ़ में बादल महल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म है वो, यदि किला पूछा जाए इन दोनों में से कोई सा हो तो वो ऑप्शन होगा, वरना फिर बादल महल है। बादल महल में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, भील जो होते हैं, भील, उनके छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप भी जब छोटे थे तो गोगुंदा में और आसपास के इलाकों में इनके पिता रहते थे, उनके साथ ही रहते थे। तो वहाँ पर भील और जो अन्य नागरिक थे इनको कीका नाम से पुकारते थे। कीका का अर्थ हो गया है छोटा बच्चा। दोस्तों, ये इनका जो नागरिक समाज में
प्रिय नाम था। आप इनका स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद में आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, इनके पिता की मृत्यु है 1572 में हो गई थी, अभी हमने देखा। तो इनका प्रथम राज्याभिषेक जो है वो गोगुंदा में ही हुआ था। फिर दोस्तों, इनके जो दोनों भाई थे जगमाल और शक्ति सिंह, वे दोनों यहाँ से नाराज़ होकर, मेवाड़ से नाराज़ होकर अकबर की शरण में चले गए। और दोस्तों 1583 ईस्वी में बाद में धत्तानी है सिरोही में, धत्तानी के युद्ध में जगमाल है वो मारा गया। धत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा गया और शक्ति सिंह है वो अकबर की सेवा में ही था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, क्योंकि उस समय चित्तौड़गढ़ है वो अकबर के अधिकार में था। दोस्तों 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई, महाराणा प्रताप शासक बन गए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 1570 ईस्वी की। 1570 में अकबर ने राजपूत शासकों को अपने अधीन लाने के लिए नागौर में एक दरबार लगाया, जिसका नाम नागौर दरबार प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस नागौर दरबार में जो आसपास के जितने भी राजपूत शासक थे वे सब के सब अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए चले गए थे। मुख्य रूप से एक तो महाराणा प्रताप और दूसरे जोधपुर के जो वो थे राव चंद्रसेन, वो दोनों के दोनों इसकी अधीनता है वो मानने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों अकबर ने फिर क्या किया, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए जो अपने सेनापति थे, अपने मुख्य जो मनसबदार थे, उनको मनाने के लिए उनको भेजा कि महाराणा प्रताप को मनाए और अधीनता स्वीकार कर लेवे। तो दोस्तों सबसे पहले 1572 में ही सबसे पहले जिस सेनापति को भेजा गया उसका नाम था जलाल खां कोरची। दोस्तों जलाल खां से महाराणा प्रताप है, उन्होंने नहीं माने, महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि मेवाड़ छोटा सा राज्य था और अकबर के पास अथाह शक्ति थी। तो उस समय इतने बड़े शासक की अधीनता अस्वीकार कर देना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बार, ये तो नंबर फर्स्ट जलाल खां कोरची है, वो पहली बार भेजे गए। दूसरी बार जो जयपुर आमेर के शासक थे भारमल, उनके पौत्र मानसिंह कछवाहा, ये आमेर वाले कछवा गोत्र के थे। मानसिंह कछवा को 1573 के शुरू में भेजा गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ कथाएं हुई वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले इतना देख लेते हैं कि दूसरे नंबर पर मानसिंह कछवा को भेजा गया। दोस्तों तीसरी बार भगवंत दास को भेजा गया, भगवंत दास को 1573 ईस्वी में। और दोस्तों चौथी बार टोडरमल को भेजा गया 1573 के लास्ट में, दिसंबर में 1573 ईस्वी में। दोस्तों आरएस की परीक्षा में क्रम पूछा हुआ है कि जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो शिष्टमंडल भेजे थे वो क्रम से किस प्रकार थे। तो दोस्तों इनको याद करने का जो सूत्र है वो है जमा भाटो याद रख लीजिए। इससे चारों के चारों क्रम से आपको याद हो जाएंगे, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार बनने लगे हैं, देखिए क्वेश्चन आया हुआ एक परीक्षा में कि अकबर ने जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनमें से प्रथम राजपूत दीवान कौन सा था जो महाराणा प्रताप को समझाने गया था। तो दोस्तों याद रखिए भगवंत दास जो है वो दीवान के पद पर थे। इसी प्रकार
प्रथम मनसबदार पूछ लिया जाए तो ये मनसबदार थे, प्रथम मनसबदार। इसी प्रकार प्रथम राजस्व अधिकारी पूछ लिया जाए, प्रथम राजस्व अधिकारी, तो टोडरमल है वो राजस्व अधिकारी थे। अब हम बात करते हैं जब मानसिंह कछवाहा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1573 में महाराणा प्रताप के पास गए, तो दोस्तों कर्नल टोड ने ये बात मुहनोत नैन्सी की जो किताब है, मुहनोत नैन्सी की जो मुख्य पुस्तक है नैनसीरी ख्यात, मुहनोत नैनसीरी ख्यात, उसमें से कर्नल टोड ने ये वाकया उठाया है कि मानसिंह को उस समय उदय सागर की पाल पर ठहराया गया। झील है दोस्तों ये उदय सागर झील। और दोस्तों जब खाने का समय आया, खाने पर महाराणा प्रताप है वो मानसिंह का साथ देने के लिए वहाँ पर नहीं आए तो मानसिंह ने कारण पूछा कि महाराणा प्रताप है वो क्यों नहीं आए। महाराणा प्रताप के पुत्र उस समय उदय सागर मौजूद थे इनके स्वागत के लिए, जिनका नाम था अमर सिंह ने कहा कि पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकते। मानसिंह दोस्तों काफ़ी समझदार था, इसने समझ लिया कि इन्होंने मानसिंह जो आमेर वाले शासक थे, इन्होंने अपनी बेटी है वो मुगलों को दे दी थी। इसके कारण से महाराणा प्रताप वगैरह है इनसे दूरी बना के रखते थे। ये अच्छी तरह से समझ गया कि मेरा अपमान हो रहा है और महाराणा प्रताप खुद नहीं आ रहे हैं, तो इसने बिना खाना खाए ही ये कह दिया कि मैं वापस आऊँगा और अब की बार महाराणा के सिर दर्द का इलाज भी साथ में लेकर आऊँगा। दोस्तों अमर सिंह ने जवाब दिया कि आप बिल्कुल पधारे और साथ में अपने फूफा अकबर को भी साथ में लेके आना। इस प्रकार की वार्ता नैनसीरी ख्यात में लिखी हुई है, जिसे कर्नल टॉड ने सही माना है। अब दोस्तों बात यह है, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं और इस प्रकार की बातों को ज़्यादा तूल नहीं देकर हम इस बात पे गौर करते हैं कि 1577 में जो नागौर दरबार लगा था उसमें महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अकबर का उद्देश्य एक ही था, या तो अधीनता स्वीकार कर लेवे या फिर उसका दमन कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बातें दंत कथाएँ हो सकती है, कुछ इतिहासकार इन्हें कपोल कल्पित भी मानते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद में हम आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों अकबर को ये बात सहन नहीं हुई कि एक छोटा सा राज्य है वो अकबर की आज्ञा की अवहेलना करे और स्वतंत्र रूप से शासन करे। तो अकबर ने दोस्तों महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए, महाराणा प्रताप के राज्य को जीतने के लिए और योजना बनानी शुरू कर दी। दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ, परीक्षा में पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप को या मेवाड़ को विजय करने की योजना कहाँ बनाई गई। और दोस्तों इसका सही उत्तर है मेगजीन का किला जो कि अजमेर में है। और दोस्तों इसे अकबर का किला भी कहते हैं। अकबर का किला ये एकमात्र किला राजस्थान में जो अकबर ने बनाया था। वहाँ पर महाराणा प्रताप को घेरने और पकड़ने, युद्ध करने की योजना है वो बनी। दोस्तों इस युद्ध में अकबर की ओर से जो मुख्य सेनापति वो दोस्तों मानसिंह कछवाहा को बनाया गया, मानसिंह कछवाहा को। और दोस्तों मानसिंह के नेतृत्व में यह मानसिंह का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें नेतृत्व मानसिंह कर रहा था। दूसरा, इसकी सहायता के लिए आसफ खां को लगाया गया। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले मांडलगढ़ में अपनी सेना का पड़ाव डाला। 2 महीने तक ये मांडलगढ़ में रहे और उसके बाद में गोगुंता के पास मोलेला गांव जो है, गोगुंता के पास जो मोलेला गांव है वहाँ पर अपनी सेना का इन्होंने पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप को भी दोस्तों इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि युद्ध होना जरूरी है। सेना लेकर मानसिंह है वो रवाना हो गया है और मोलेला में पड़ाव डाले हुए हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप ने भी गोगुंता के पास एक तंग घाटी थी जिसका नाम था हल्दी घाटी। वहाँ पर
दोस्तों पड़ाव डाला अपना। कारण, हल्दी घाटी क्यों चुना महाराणा प्रताप ने? इसका कारण यदि हम देखें तो ये एक तंग घाटी थी। इसमें से आमने सामने से दो व्यक्ति आपस में बहुत ही मुश्किल से गुजर सकते हैं। दूसरा, जो पहाड़ियों की गुफाएं थीं उनसे गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध भी है वो हो सकता था। और मैंने पहले बताया था आपको, छापामार युद्ध प्रणाली इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, सिसोदियाओं के द्वारा ही, और इसमें काफ़ी एक्सपर्ट भी थे। इसलिए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी चुना। दोस्तों हल्दी घाटी क्षेत्र में जो शिलालेख लगा हुआ है, हल्दी घाटी क्षेत्र में जो शिलालेख लगा हुआ है वहाँ युद्ध की तारीख लिखी हुई है। गौर करिएगा आप, 18 जून 1576 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, इस युद्ध की तारीख बताते हैं 21 जून 1576। दोस्तों ये विवाद का विषय रहा है, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो एनसीईआरटी की बुक है और हम उसी को मानते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर इस युद्ध की तारीख 18 जून सन 1576 दे रखी है। तो हम एनसीईआरटी को मानते हैं, हमारे जो पेपर सिलेक्टर होते हैं वो इसी तारीख को मानते हैं, इसलिए हम 18 जून 1576 ही इस युद्ध की तारीख मानते हैं। दोस्तों युद्ध जब शुरू हुआ 18 जून को, उस समय राजपूत सेना ने बहुत ही जोरदार हमला किया मुगल सेना के ऊपर, और इस युद्ध में अब्दुल कादिर बदायूनी ये हमला इतना जोर का था कि अब्दुल कादिर बदायूनी भी वहाँ से भाग गया युद्ध क्षेत्र से। दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि मुगल सेना हारेगी, लेकिन उसी समय मेहतर खान इनका सेनापति था एक, मेहतर खान ने यह अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत यानी अकबर खुद सेना लेकर आ रहे हैं, जिससे इनके सैनिकों में ढाढ़स बंधा और दोस्तों युद्ध हुआ। युद्ध में ज़्यादा क्षति कोई भी दोनों पक्ष की ज़्यादा नहीं हुई, मुश्किल से कोई ये आंकड़ा 1000 के अंदर बताते हैं मरने वाले सैनिकों का। लेकिन दोस्तों जब युद्ध हो रहा था तो उसी समय जो मानसिंह अपने हाथी पे बैठे थे और इनके हाथी का नाम था मर्दाना। और प्रताप है वो अपने घोड़े पर बैठे थे जिसका नाम था चेतक। दोस्तों महाराणा प्रताप जो है चेतक घोड़े पर बैठे थे, चेतक सेना को चीरता हुआ और मानसिंह तक पहुंच गया, मानसिंह के हाथी तक पहुंच गया। और दोस्तों चेतक ने पाँव ऊंचे कर एड़ लगाने पर पाँव ऊंचे कर और अपने पाँव हैं वो मर्दाना के सिर पर, हाथी के सिर पर रख दिए और महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया मानसिंह के ऊपर। मानसिंह है ऐसा कहते हैं कि जो होदा होता है हाथी के ऊपर उसमें छिप गए, जो हाथी का चालक था वो मारा गया और उस होदे को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन मानसिंह है वो बच गए। और दोस्तों मर्दाना के जो सूंड होती है हाथी के, उसके सूंड में जो जहरीले खंजर थे उसके कारण से चेतक का एक पाँव कट गया। दोस्तों अब महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर गए तो स्थिति ऐसी बन गई कि महाराणा प्रताप खतरे में आ गए। दोस्तों उसी समय झालामन्ना, दोस्तों इसका दूसरा नाम मिलता है झालाबीदा। दोस्तों झालामन्ना या फिर झालाबीदा ने, ये दोस्तों बड़ी सादड़ी का सामंत था झालाबीदा। इसने महाराणा प्रताप को कहा कि आपके राज चिन्ह वगैरह मुकुट वगैरह मुझे दे दीजिए और आपका इस युद्ध क्षेत्र से निकल जाना बेहतर है। तो दोस्तों इस प्रकार झालाबीदा ने महाराणा प्रताप के जो राज चिन्ह है मुकुट वगैरह वो पहन लिए और दोस्तों जैसे ही राज चिन्ह वगैरह पहने इनके ऊपर सैकड़ों जो तलवारें हैं भाले हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया। और झालाबीदा जो है या झालामन्ना मान लीजिए, नाम में थोड़ा सा अभी संशय चल रहा है, कुछ इतिहासकार बीदा मानते हैं कुछ इतिहासकार मन्ना मानते हैं। दोस्तों इस युद्ध में वीरगति को ये झालाबीदा प्राप्त हो गए, लेकिन महाराणा प्रताप है वो फिर युद्ध क्षेत्र से उस समय निकल चुके थे। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है। जैसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा को
झाला अज्जा, आपको याद होगा, याद रखना है, झाला अज्जा। झाला अज्जा ने राज चिन्ह पहनकर महाराणा सांगा को बचाया था। वैसे ही इस युद्ध में झाला बीदा ने राज चिन्ह धारण कर महाराणा प्रताप को बचाया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। दोस्तों इस युद्ध में किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, यह अभी तक शोध का विषय बना हुआ है। राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा वो इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा देते हैं। अनिर्णित युद्ध की दोस्तों कुछ इतिहासकार इसमें अकबर की जीत और कुछ इतिहासकार इसमें महाराणा प्रताप की जीत बताते हैं, लेकिन यह हमेशा से ही विवाद का विषय रहा और शोध का विषय रहा है। हम बात करना चाहते हैं दोस्तों, जब महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में लड़ने वाले जो सेनापति थे, उनके अंदर एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो वीरगति को प्राप्त हुए हकीम खां सूरी। इसके अलावा दोस्तों पान खां पूंजा, ये जो भीलों का नेता था पान खां पूंजा। इसके अलावा झाला मान सिंह आदि मुख्य रूप से महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। दोस्तों अकबर की ओर से लड़ने वालों में एक मुख्य इतिहासकार थे जिसका नाम अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने एक इतिहास की पुस्तक लिखी है मुंतखाबुल त्वारीख। इसमें इन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। आपको अच्छी तरह से याद रखना, यह प्रश्न पूछा हुआ है कि बदायूं ने इस युद्ध को किस नाम से कहा है, तो गोगुंदा का युद्ध। दूसरा दोस्तों जो अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखी है, अबुल फजल जिसने पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। दोस्तों इस पुस्तक में इसने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। दोनों याद रखने, दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। खमनोर का युद्ध कहा है। और दोस्तों कर्नल टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। दोस्तों यह बनास नदी के किनारे था क्षेत्र, इसलिए इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं। बनास का युद्ध। दोस्तों यह युद्ध मुख्य रूप से हाथियों के द्वारा लड़ा गया, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हाथियों का युद्ध। और दोस्तों यह युद्ध क्षेत्र, इसके अंदर जो मिट्टी थी उसका रंग पीला था, इसके कारण, और उस क्षेत्र का नाम हल्दी घाटी था, इसलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है इस युद्ध के बारे में। दोस्तों जब महाराणा प्रताप निकल गए तो उनके पीछे दो मुगल सैनिक है वो आए, और शक्ति सिंह जो अकबर की तरफ था उसने उन सैनिकों को देख लिया। तो दोस्तों उसने अपना जो भ्रातृधर्म है, भाई का धर्म निभाते हुए, और उन मुगल सैनिकों का पीछा किया और उन दोनों को मारकर और अपने भाई से क्षमा याचना की। ऐसा अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक और रणछोड़ दास के द्वारा लिखी हुई जो प्रशस्ति है उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा जो अकबर था उसका प्रमुख उद्देश्य था या तो महाराणा प्रताप के राज्य को अपने अधीन करना और महाराणा प्रताप को जीवित बंदी बनाना। लेकिन दोस्तों आपको पता है महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आए, जिसके कारण अकबर है अपने दो मुख्य सेनापतियों से, एक तो मानसिंह कछवाहा और एक आसफ खां से नाराज़ हो गए, उनकी मनसबदारी छीन ली और उनके जो मानसिंह कछवाहा थे उनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया।
दोस्तों इसीलिए संशय हो रहा है कि जीत किसकी हुई, क्योंकि अकबर ने, यदि मान सिंह की जीत हुई थी तो फिर मनसबदारी मान सिंह की क्यों छीनी, ये थोड़ा संशय पैदा करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बाद में पहले थोड़ा सा युद्ध के बारे में थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ मैं। जो मुख्य प्रश्न बनते हैं, एक तो युद्ध का प्रमुख नियंत्रण केंद्र है वो महाराणा प्रताप ने केलवाड़ा को बनाया, केलवाड़ा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में युद्ध के बाद मुख्य नियंत्रण केंद्र अपना है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया, कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया। दोस्तों महाराणा प्रताप वहाँ से निकले, उसके बाद में आबरगढ़, ये याद रखना आपको, आबरगढ़ को महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी बनाया, अस्थायी राजधानी। फिर दोस्तों बाद में चावंड को अपनी स्थायी राजधानी बनाया, चावंड को स्थायी राजधानी बनाया। ये इनमें से चारों में से 3 प्रश्न पूछे हुए हैं, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। ये युद्ध के समय नियंत्रण केंद्र था महाराणा प्रताप का। दोस्तों इसके बाद अकबर रुका नहीं। अकबर ने महाराणा प्रताप को किसी प्रकार पकड़ने के लिए, किसी प्रकार से अपने अधीन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा। अप्रैल 1578 ईस्वी में, ये तारीख आपको याद रखनी है, अप्रैल 1578 ईस्वी में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ के किले पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ का किला जीत लिया, कुंभलगढ़ का किला जीत लिया। दोस्तों इतिहास में अजय नाम से प्रसिद्ध रहा कुंभलगढ़ का किला, शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में जीत लिया, लेकिन महाराणा प्रताप फिर भी पकड़ में नहीं आए। दोस्तों इसको दोबारा 1578 में भेजा गया शाहबाज खां को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन ये असफल रहा। दोस्तों इसे तीसरी बार फिर से 1579 ईस्वी के अंदर भेजा गया महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों यह असफल रहा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों जब शाहबाज खां से पार नहीं पड़ी तो अकबर ने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना का नेतृत्व में सेना भेजी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। अब्दुल रहीम खाना ने शेरगढ़ में अपने परिवार को छोड़कर और अपनी सेना को आगे बढ़ाया। दोस्तों जब शेरगढ़ में रहीम खाना का परिवार रह रहा था, उसी समय महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरगढ़ पर हमला करके और रहीम खाना का परिवार को बंदी बना लिया, जिसमें इसकी रानियां थी, इसके बच्चे थे। जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चली कि जो अमर सिंह है उसने रहीम खाना के परिवार पर हमला किया है, तो उन्होंने उलाना देते हुए उन्हें वापस शेरगढ़ छोड़ने को कहा। दोस्तों इससे पता लगता है कि महाराणा प्रताप है, युद्ध के नियम है, नियमों के अनुसार ही युद्ध कर रहे थे। रहीम उसके बाद में वापस आ गया दोस्तों, पार नहीं पड़ी रहीम खाने के पार नहीं पड़ी। उसके बाद में दोस्तों महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपने राज्य को वापस लूँगा, यदि वापस नहीं ले पाया तो मैं कभी भी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करूँगा और खाना कभी भी बर्तनों में नहीं खाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा उन्होंने ली हुई थी और वे जंगल दर दर भटक रहे थे। उनके पास इस युद्ध में काफ़ी खर्च हो गया था, पैसे बचे नहीं थे। उसी समय उनके दीवान जिनका नाम था भामाशाह ने चूलिया गांव के पास महाराणा प्रताप से मुलाकात की और दोस्तों लगभग 25,000 रुपये और लगभग 2,000 सोने की अशर्फियाँ ये महाराणा प्रताप को भेंट की, जिससे आगे 12-13 सालों तक महाराणा प्रताप है सेना का खर्च चला सके। दोस्तों इसलिए भामाशाह को राजस्थान का कर्ण और मेवाड़ का उद्धारक आदि शब्दों से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे की बात शुरू करते हैं इसके बाद में। अकबर थक गया था दोस्तों।
अकबर थक गया था, महाराणा प्रताप किसी प्रकार से पकड़ में नहीं आ रहा था, अधीनता स्वीकार भी नहीं कर रहा था। और उसी समय जो अमर सिंह है वो भी युवा हो गया था और युद्ध करने लगा था। तो दोस्तों अक्टूबर, ये तारीख याद रखनी है आपको, अक्टूबर 1582 ईस्वी से जो दिवेर नामक स्थान था वो मुगलों के अधीन था उस समय। दिवेर, और दिवेर है वो अकबर के चाचा शेरिम सुल्तान खां उसके अधीन था दोस्तों। वहाँ पर जो अमर सिंह थे उनके नेतृत्व में युद्ध शुरू किया गया और दोस्तों शेरिम खां वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसकी सेना है भाग गई। दोस्तों दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप को विजय प्राप्त होना शुरू हुई और काफ़ी लंबा युद्ध चलता रहा ये। इसलिए दिवेर को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन, जिस प्रकार मैराथन दौड़ लंबी होती है उसी प्रकार ये युद्ध है, काफ़ी लंबा चला, इसलिए इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया। दोस्तों 5 दिसंबर 1584 को, ये तारीख आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर ने अंतिम प्रयास किया महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का और सेनापति भेजा गया, उसका नाम था, वो नाम याद रखना आपको, जो राजा भारमल थे आमेर के, उनके छोटे भाई जगन्नाथ कछवाहा। लेकिन दोस्तों ये खुद ही जगन्नाथ कछवाहा मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके कारण से यह योजना है फेल हो गई। अंतिम प्रयास यदि पूछा जाए तो आपको नाम देखना है जगन्नाथ कछवाहा। यदि तारीख पूछी जाए तो आपको ये तारीख याद रखनी है। जगन्नाथ कछवाहा ने अकबर के आदेश पर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का अंतिम प्रयास किया था। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे चावंड की। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को चावंड बनाया था। इस चावंड को इन्होंने सन 1585 में अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों इसके बाद अगले 28 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शांति से अपना शासन कार्य चलाया। और दोस्तों इस चावंड में ही इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया। दोस्तों 28 वर्षों तक शांति रही और बाद में 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप एक बार जो धनुष होता है उसके प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और उसके कारण से उनके पैर में चोट लग गई और वो चोट ही है बढ़ती और महाराणा प्रताप की मृत्यु का कारण बनी, ऐसा माना जाता है। तो इनकी मृत्यु जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु जो राजधानी थी इनकी चावंड, उससे 11 किलोमीटर दूर बांडोली गांव में हुई थी। एक तो ये बात याद रखनी है दोस्तों, बांडोली गांव में ही एक बांध है जिसका नाम है केजड़ बांध। केजड़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी। दोस्तों जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसकी मृत्यु, क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी, उसकी मृत्यु नदी को पार करते समय हुई थी। तो उसका जो स्मारक है वो बलीचा गांव में बना हुआ है। ये अपने को याद रखना है। बलीचा गांव जो है वो राजसमंद में है, हल्दी घाटी के पास में ही, राजसमंद में। दोस्तों जब महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार अकबर को मिले तो उस समय वहाँ पर एक राजस्थान के कवि जिनका नाम था दुर्सा आढ़ा, उन्होंने एक कविता सुनाई। उसका भावार्थ मैं आपको बता देता हूँ। उसका भावार्थ ये है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो अकबर ने भी अपने दांतों तले अंगुली दबाई और हे वीर शिरोमणि, वास्तव में तुम ही जीते, क्योंकि तुमने कभी अपने घोड़ों के ऊपर शाही दाग नहीं लगवाया।
इस प्रकार का भावार्थ है वो दुर्साढ़ा की कविता में उस समय का उल्लेखित है। दोस्तों, इसके अलावा हम जो याद रखने योग्य तथ्य है वो ये है कि अकबर को इस युद्ध के अंदर, इस सारे युद्ध के अंदर जो उपलब्धि प्राप्त हुई वो केवल महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। केवल उपलब्धि इस युद्ध की यही मानी जाती है, हल्दी घाटी के युद्ध की, कि वो राम प्रसाद को पकड़ने में सफल हुए। दोस्तों, बाकी इस युद्ध के कारण अकबर है वो अपने मुख्य सेनापतियों मान सिंह और आसफ खान से नाराज़ हो गया था। उनकी जो मनसबदारी है वो कुछ समय के लिए उसने छीन ली थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने मृत्यु से पहले पहले केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इन 2 क्षेत्रों को छोड़कर और बाकी के सारे मेवाड़ पर अपना अधिकार वापस स्थापित कर लिया था। तो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि कौन से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ जो महाराणा प्रताप है वो अधिकार वापस नहीं कर पाए थे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।